बच्चों आज का जो हमारा लेसन है वो आपके लिए एक तरीके से फ्लैशबैक लेसन है। कहने का मतलब कि जब आप क्लास 6 से लेकर 8 के बीच में होंगे तब आपने इस लेसन के बारे में स्कूल में जरूर पढ़ा होगा, जिसका नाम है खनिज और ऊर्जा संसाधन, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। तो काफी कॉमन सा चैप्टर है। आप में से ऐसे बहुत बच्चे हैं जिन्हें ऑलरेडी जानकारी भी होगी। इसके अंदर वही टॉपिक आने वाले हैं जो आपके अभी माइंड में चल रहेंगे। तो बच्चों आइए फिर आज के इस लेसन को हम शुरू करते हैं। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। बच्चों पहला जो हमारा टॉपिक है वो खनिज से रिलेटेड ही है। तो इसके अंदर आपकी खनिज के बारे में क्या समझ है इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए जब आप क्लास 8 स्टैंडर्ड में थे तब आपको ज्योग्राफी के अंदर खनिज से रिलेटेड चैप्टर पढ़ाया जाता था। तो जब खनिज की बात आती थी तो आपको एक सामान्य सा उदाहरण दिया जाता था ताकि आप खनिज के बारे में अपनी समझ को अच्छा कर सके। तो उसी एग्जाम्पल को मैं आज आपके साथ शेयर करता हूं ताकि आप खनिज के बारे में एक लॉन्ग टर्म मेमोरी बना सके और कभी ना भूल सके कि खनिज क्या होते हैं। देखिए मैं आप ही को लेकर एग्जाम्पल प्रोवाइड कराता हूं कि आप और आपका एक दोस्त एक कॉन्वर्सेशन करते हैं। उसके अंदर आप अपने दोस्त से पूछते हो कि जब तुम बिस्कुट खाते हो तब तुम्हें पता चलता है कि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तब आपका दोस्त आपको कुछ इस प्रकार रिप्लाई करता है, हाँ मुझे मालूम है कि इस बिस्किट के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैंगे, जैसे कि आटा, दूध, चीनी और कभी कभार अंडा भी इसके अंदर शामिल होता है। तब आप अपने दोस्त से कुछ ऐसा बोलते हो कि जब तुम बिस्किट को खाते हो क्या तुम्हें ये इंग्रेडिएंट्स दिखाई देते हैं। तब आपका दोस्त क्या बोलते हैं, नहीं मुझे तो नहीं दिखाई देते। जी हाँ बच्चों, जिस प्रकार बिस्किट के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है हमें नहीं दिखाई देते, उसी प्रकार पृथ्वी पर जो चट्टानें पाई जाती है उसके अंदर भी बहुत सारे मिनरल्स यानी कि पदार्थ देखने को मिलते हैं जिन्हें हम खनिज कहते हैं। और बच्चों ये जो खनिज है वो पूरी पृथ्वी की चट्टानों पर फैले हुए हैं, लेकिन जो इनका वितरण है ना वह समान रूप से नहीं है। कहने का मतलब कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है, तो कहीं मीडियम लेवल पे देखने को मिलते हैं। तो बच्चों आज के इस लेसन में हम खनिज के ऊपर ही मेन फोकस रखेंगे। सारी चीजें जानेंगे खनिजों के बारे में कि कौन कौन से खनिज होते हैं, कौन से प्रकार होते हैं, कहाँ कहाँ खनिज ज्यादा पाए जाते हैं। ये सारी चर्चा आज के इस लेसन में हम करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी परसों से Q&A की सीरीज स्टार्ट हो रही है। तो बच्चों मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लाइक कमेंट शेयर आपका जरूर होना चाहिए ताकि हमें ऐसे ही आपकी तरफ से एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलता रहे। तो चलिए बच्चों जानते हैं खनिजों के बारे में A to Z जानकारी जो कि आपकी NCERT बुक में प्रोवाइड कराई गई है। तो सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है कि खनिज जो है वो एक प्रकार का प्राकृतिक पदार्थ है और इसके अंदर मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता तब तक ही जब तक वह मनुष्य को प्राप्त ना हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खनिजों के प्रकार के बारे में। तो बच्चों खनिज जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो है धात्विक खनिज और दूसरा जो है वो है अधात्विक खनिज, जिसे इंग्लिश में मेटल और नॉन मेटल मिनरल कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धात्विक खनिजों के बारे में। तो ये भी दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला है लोहा युक्त और दूसरा है अलोहा युक्त। तो देखिए लोहा युक्त के अंदर जो आते हैं तो इसके अंदर प्योर लोहा देखने को मिलता है, जैसे कि लोहा हो गया, मैग्जीन हो गया और साथ ही क्रोमाइट हो गया। तो ये आप एग्जांपल में जोड़ सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम जब बात करते हैं अलोहा की तो इसके अंदर बच्चों लोहा तो नहीं देखने को मिलता, लेकिन कुछ मात्रा में जैसे कि तांबे में, बॉक्साइट में, सोने में कुछ प्रकार का हमें लोहा देखने को मिल जाता है। तो आप धात्विक के अंदर जरूर याद रखिएगा किसके अंदर लोहा है और किसके अंदर अलोहा है। और वहीं जब हम दूसरी की बात करते हैं अधात्विक की तो इसके अंदर तो लोहा बिल्कुल नहीं देखने को मिलता। तो ये भी दो प्रकार में बटे हुए हैं, जैसे कि इंजन खनिज। तो इंजन खनिज के अंदर कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये सब शामिल होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ माइका, चूना पत्थर और ग्रेफाइट ये सभी के सभी आपको अधात्विक खनिज में देखने को मिलते हैं। तो अब यहां से क्वेश्चन आपके लिए ये उठता है बच्चों, एमसीक्यू में खासकर ये पूछ लिया जाएगा कि धात्विक खनिज का उदाहरण है, तो आपको कैसे दे दिया जाएगा, माइका भी दे दिया जाएगा, चूना पत्थर, लोहा, मैग्जीन, तांबा। तो आपसे कुछ इस प्रकार पूछा जाता है। जिन बच्चों को अच्छे से कैटेगराइज पता होगा कि कौन सा किस कैटेगरी में आता है तो वो करेक्ट आंसर लिख देगा। तो इसलिए आपको इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग याद रखना है कि कौन सी चीज किसके अंदर इंक्लूड की जा रही है। आई होप आप खनिज के प्रकारों के बारे में अच्छे से जरूर समझ चुके होंगे। बच्चों क्या आप जानते हो कि भारत के अंदर जो खनिज एजेंसियां हैं
उनके क्या क्या नाम है। अगर आप जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो अब आपको पता चल जाएगा, क्योंकि एमसीक्यू वाले क्वेश्चन के अंदर किसी की भी फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाएगी या फिर किसी का भी नाम आपसे पूछ लिया जाएगा। तो आपको इन एजेंसियों के नाम अच्छे से जरूर याद रखने हैं। वो कौन कौन सी है तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट का नाम लूं तो सबसे पहले आते हैं वो ONGC, जिसका नाम है तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी। उसी तरह आप यहां पर देख सकते हैं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, भारत गोल्ड माइंस, भारत खान ब्यूरो, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, भारतीय भूगर्भ संरक्षण, राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। तो आपको इन सभी के नाम याद रखने हैं, लेकिन खासकर ये ONGC वाला जो है ना वो ज्यादातर एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अभी के समय ONGC के जो डायरेक्टर है वह कौन है, वो काफी फेमस पर्सन है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है बच्चों। अगला जो टॉपिक है वो आपका फेवरेट भी हो सकता है, ऊपर से ये फेमस तो है ही, जिसका नाम है ऊर्जा के स्रोत। तो आप में से ऐसे बहुत बच्चे हैं जो ऑलरेडी जानते हैं कि ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं। जिन्हें नहीं पता उन्हें अब पता चल जाएगा, ताकि वह भी इन्हें लॉन्ग टर्म मेमोरी बना सके। तो बच्चों ऊर्जा के जो स्रोत है वो दो प्रकार के हैं। पहला जो है वो है परंपरागत ऊर्जा और दूसरा जो है वो है अपरंपरागत ऊर्जा। तो परंपरागत ऊर्जा वो होती है जो पहले समय से चलती आ रही है, जिसे हम एक कल्चरल रूप में अपनाते भी है। और दूसरा है अपरंपरागत। तो अपरंपरागत ऊर्जा जो है वो आज यानी मॉडर्न टाइम की, आधुनिक काल की है, तो इसलिए इसे अपरंपरागत कहा गया है। तो इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, एग्जाम में अन्य नाम ही ज्यादा पूछे जाते हैं, जिसका नाम है अनवीकरणीय ऊर्जा। तो ये कौन सी है? परंपरागत। और वहीं दूसरी तरफ है नवीकरणीय ऊर्जा, तो ये अपरंपरागत है। तो आप इनके नाम जरूर अच्छे से याद रखिएगा बच्चों। इनमें एक खास बात यह है कि जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है ना वह कभी भी समाप्त हो सकते हैं। कहने का मतलब इनका कोई आने वाला फ्यूचर नहीं है, कभी भी ये समाप्त हो सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत है वह क्या है? असमाप्त संसाधन है। कहने का मतलब ये लाइफ लॉन्ग है, ये हमेशा चलते ही रहेंगे, समाप्त नहीं होंगे। तो बात करते हैं वो कौन कौन से हैं जो कि समाप्त हो जाएंगे आने वाले समय में, और कौन कौन से हैं जो समाप्त नहीं होंगे। तो जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। वहीं दूसरी तरफ अपरंपरागत स्रोत वो है सौर ऊर्जा, पवन, जल विद्युत और जैविक ऊर्जा। तो ये सब क्या है? ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत हैं। तो आई होप आप इनके बारे में अच्छे से जरूर समझ चुके होंगे। तो बच्चों ये तो था एक कैटेगरी वाइज, अब इनके बीच अंतर को समझना आपके लिए जरूरी होता है। तो आइए जानते बच्चों ऊर्जा के परंपरागत और अपरंपरागत स्रोतों में क्या अंतर पाया जाता है। तो देखिए बच्चों, ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों की बात की जाए तो जैसे कि अभी मैंने आपको बता दिया था कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और नाभिकीय ऊर्जा। तो ये जो ईंधन के स्रोत है वह कौन से समाप्त होने वाले हैं, तो इन्हें कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगर मैं एग्जांपल दूं तो कोयले का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? खासकर हम लोहा और इस्पात में करते हैं, वाष्प इंजनों में करते हैं, विद्युत उत्पन्न करने में करते हैं। और वही बात आती है पेट्रोलियम की, तो आप तो अच्छे से जानते हैं, तो पेट्रोलियम जो यातायात के साधनों में सबसे ज्यादा काम आता है। और बच्चों एक जीके का क्वेश्चन बताऊं, काला सोना के नाम से जिस चीज को जाना जाता है ना वो पेट्रोलियम ही है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप बेझिझक पेट्रोलियम पे टिक जरूर लगा देना, ठीक है। ये जीके वाला क्वेश्चन था। ऊर्जा के परंपरागत साधनों का जो वितरण है ना वो बहुत ही असमान है। कहने का मतलब आपको कहीं पे तो ज्यादा देखने को मिलेगा और कहीं पर कम देखने को मिलेगा। तो इसलिए जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो इक्वल नहीं है। ऊपर से बच्चों ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत है वह वातावरण के लिए अनुकूल नहीं है। कहने का मतलब ये इको फ्रेंडली नहीं है, प्रदूषण ज्यादा फैलाते हैं, लेकिन काम भी उतने आते हैं। तो इसलिए जो प्रदूषण जैसी समस्या होते हैं वो भी उत्पन्न होते हैं, लेकिन हमारे लिए ये जरूरी भी है। तो इसलिए कहा जाता है कि ये वाले जो संसाधन है वह आने वाले समय में समाप्त कर दिए जाएंगे। और वहीं बच्चों जब दूसरी जगह हम बात करते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में, तो इसके अंदर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा भी इसके अंदर शामिल होती है। तो ये वाले जो संसाधन है वह आने वाले समय में कभी समाप्त नहीं होंगे। और खास इसके अंदर यह बात की जाती है इनका जो वितरण है यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह क्या है? इक्वल है। अच्छी बात इसके लिए यह कही जाती है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन जो है वह पर्यावरण के लिए अनुकूल है, यानी कि ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। सीएनजी गैस क्या है? पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती, जबकि डीजल जो है वह प्रदूषण ज्यादा फैलाता है। तो यही तो अंतर हमें देखने को मिलता है ज्यादातर। लेकिन बच्चों इन दोनों के बीच में अगर बड़ा अंतर देखा जाए ना तो ये जो ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन जो है
वह एक तरफ से अच्छे तो हैं, लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। कहने का मतलब काफ़ी कॉस्टली है, महंगे है, इसलिए इनका जो इस्तेमाल है वह काफ़ी ज़्यादा पैसा लग जाता है इसके अंदर। तो इसलिए ये इको फ्रेंडली तो है, लेकिन लागत भी ये पूरी वसूलते हैं। तो इस कारण इनका जो इस्तेमाल है काफ़ी ध्यानपूर्वक करना ज़रूरी हो जाता है। तो बच्चों, आई होप कि आप ऊर्जा के परंपरागत साधन और गैर परंपरागत साधन के बारे में अच्छे से जरूर समझ चुके होंगे। इसी बात पे आपकी तरफ से लाइक तो ज़रूर बनता है और साथ ही कमेंट करके आप फीडबैक भी दे सकते हैं। अब जो मैं आपको बताऊंगा वो कुछ फैक्ट से रिलेटेड बात बताऊंगा। कहने का मतलब अभी जो हमने मिनरल्स यानी खनिजों के बारे में जो जानकारी हासिल करी है, तो उन्हीं खनिजों के बारे में हम पता करेंगे कि ये खनिज जो है वह किन उपयोग में लाए जाते हैं और साथ ही भारत के अंदर ऐसे कौन से क्षेत्र है जहां पर ये खनिज पाए जाते हैं। आइए जानते हैं उन्हीं के बारे में। तो देखिए, सबसे पहला है लोहा एसेट। तो ये क्या है? सभी उद्योगों का आधार है। कहने का मतलब बच्चों कि आप जानते हो कि भारत के अंदर जो भी उद्योग चलाए जाते हैं तो उसके अंदर लोहे की कितनी ज़्यादा आवश्यकता होती है, तभी तो जो उत्पादन होता है वह बड़ी मात्रा में किया जाता है, क्योंकि मशीनें जो होती है वो कितनी भारी होती है। अगर इनके क्षेत्रों की बात की जाए कि भारत के अंदर ऐसे कौन से क्षेत्र है जहां पर लोहा एसेट सबसे ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है, तो वो है उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश और साथ ही तमिलनाडु भी। ठीक है। वहीं अगर बात करें मैग्नीज की, तो ये भी किसका पार्ट है? धात्विक खनिज का। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। तो मैग्नीज किसके काम आता है? मिश्र धातु बनाने में ये सहायक होता है और साथ ही लौह धातु की गलन भट्टी में इसका प्रयोग ज्यादा किया जाता है। और इनके जो राज्य है वो उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश ये राज्य है। उसी प्रकार बॉक्साइट, तो ये आप अपनी स्क्रीन पे जो इमेजेस देख रहे हो इससे आपको अंदाजा भी पता चलता रहेगा। तो ये एल्युमिनियम उद्योग में ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है और इसके जो राज्य है वो उड़ीसा, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका। उसके बाद है तांबा। तो तांबा किसके काम आता है? विद्युत संबंधी कार्यों में। तो ये बच्चों आप तो अच्छे से जानते हैं कि घर के अंदर आपके जितने भी बोर्ड है उनके तारों के बीच के अंदर क्या होता है? तांबा ही तो होता है। और ये खासकर आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में और तमिलनाडु में। तो ये राज्य है जहां पर तांबे का जो इस्तेमाल है वो ज्यादा किया जाता है। उसी प्रकार लास्ट जो है वो है माइका और अभ्रक। तो माइका अभ्रक कहने का मतलब ये वो वाले धातु है जो कि अधात्विक कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, जिसका मैंने स्टार्टिंग में जिक्र कर दिया था। तो झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान ये राज्य है जहां पे इनका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। तो बच्चों आप इनके बारे में जानकारी अच्छे से याद रखना कि कौन सा राज्य में कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो बच्चों इसका आप अलग से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पीडीएफ में तो आपको ये प्रोवाइड करा ही दी जाएगी, जो कि टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल होगी। अभी जो हमने ऊपर फैक्ट से रिलेटेड जानकारी हासिल करी खनिजों के बारे में, तो ये टॉपिक बिल्कुल उससे मिलता जुलता ही है। कहने का मतलब भारत के अंदर जो खनिजों का वितरण है उसके बारे में बताइए। ये वाला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार भी आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत के अंदर जो 3 पट्टियां हैं खनिज से रिलेटेड वो कौन कौन सी हैं, उनके बारे में बताइए। तो वो 3 पट्टियां जो है वो यही है जिसका जिक्र अब हम करेंगे। तो वो कौन कौन सी है बच्चों? तो सबसे पहला उत्तर पूर्वी पठार प्रदेश। तो इसके अंदर कौन कौन से राज्य आते हैं? सबसे पहला छोटा नागपुर। तो छोटा नागपुर कहां पर है? झारखंड राज्य में। ठीक है ना। उसी प्रकार ओडिशा के पठार, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़। अगर इनके खनिजों की बात की जाए कि कौन कौन से खनिज इन राज्यों में पाए जाते हैं, तो खासकर लोहा एसेट, कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइट और अभ्रक। तो इस प्रकार के खनिज इस उत्तर पूर्वी पठार प्रदेश में ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो पहला तो बच्चों ये है। दूसरा है दक्षिण पश्चिमी पठार प्रदेश। तो इसके अंदर जो राज्य आते हैं वो है कर्नाटका, गोवा। गोवा के अंदर लोहा एसेट सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। उसी प्रकार तमिलनाडु और लास्ट में केरला। तो केरला के अंदर मोनेजाइट, थेरिनियम और बॉक्साइट ज्यादा देखने को मिलता है। अगर इनके खनिजों की बात की जाए तो मैंने आपको बता दिया था कि लोहा एसेट जो है वो तो आपको गोवा में मिलता ही है, बाकी इन राज्यों में भी देखने को मिलता है। उसी प्रकार मैग्नीज और चूना पत्थर। तो ये जो खनिज है वो आपको दक्षिण पश्चिमी पठार वाले जो प्रदेश है उनके अंदर ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये आपकी दूसरी पट्टी होगी। तीसरी और आखिरी पट्टी जिसका नाम है उत्तर पश्चिमी प्रदेश। तो इसके अंदर खासकर राजस्थान और गुजरात आते हैं। तो राजस्थान का अरावली जो शहर है वहां पर जो खनिज देखने को मिलता है वो आपको तांबा, जिंक, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर और जिप्सम इस प्रकार के खनिज ज्यादा देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार गुजरात के अंदर जो पेट्रोलियम है वह सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और एक और है वो है नमक। तो नमक तो आप जानते हैं कि राजस्थान और गुजरात दोनों ही प्रदेशों में मिलता है। गुजरात के अंदर जो कच्छ जगह है वो पूरा का पूरा क्या है? नमक से भरा है। ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो बच्चों ये है भारत के अंदर खनिजों का वितरण 3 पट्टियों के अंतर्गत।
तो ये आप ध्यान से जरूर याद रखना। बच्चों अगला जो हम टॉपिक पढ़ते हैं वो हमारे इस लेसन का लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम है खनिजों का संरक्षण आखिरकार हमारे लिए क्यों ज्यादा आवश्यक है। आइए जानते हैं इसके रीजंस के बारे में। बच्चों अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि खनिज जो है वो कौन सा संसाधन है, कहने का मतलब ये अनवीकरणीय है या फिर नवीकरणीय है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था, खनिज जो है एक प्राकृतिक संसाधन है, तो ये खनिज समय के साथ नष्ट हो जाते हैं और इन्हें बनाने में भी ना अधिक समय लगता है। अब ये जो समय होता है वो कोई 100-200 साल वाला नहीं होता, 1000 से ऊपर साल वाला होता है। और साथ ही संरक्षण इसलिए आवश्यक हो जाता है ताकि सतत पोषणीय विकास और आर्थिक विकास किया जा सके। सतत पोषणीय विकास से मतलब ये है कि हम इन खनिजों का संरक्षण कुछ इस प्रकार कर सके ताकि हम अपनी आने वाली जो जनरेशन है उन्हें ये प्रोवाइड करा सके। ऐसा नहीं है कि हम आज ही के समय सारी चीजें खत्म कर दे। और ये जो बच्चों सतत पोषणीय विकास है वह हर एक चीज पे फिट बैठता है। जैसे लास्ट लेसन में हमने जल के बारे में ही जाना था ना, तो जल का संरक्षण हमारे लिए काफी जरूरी है, क्योंकि जो चीजें हमें मिली है उसे हमें लौटानी भी है अपनी आने वाली जनरेशन के लिए। उसी प्रकार आर्थिक विकास के लिए भी खनिजों का संरक्षण आवश्यक हो जाता है। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत ही धीमी है। इसका सीधा साधा एग्जाम्पल है कि जो मनुष्य की आवश्यकता है वो क्या है, अनलिमिटेड है, असीमित है, और जो संसाधन है वो सीमित मात्रा में ही अवेलेबल है। तो इसी कारण बच्चों खनिजों का संरक्षण आर्थिक विकास के लिए भी जरूरी हो जाता है। तो आई होप आप इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी अच्छे से जरूर समझ चुके होंगे। तो इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है और लेसन भी। आई होप कि आपको ये लेसन काफी अच्छे से समझ आ चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि बच्चों आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। और बच्चों 30 तारीख के बाद जो Q&A सीरीज स्टार्ट हो रही है तो उसके लिए तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। क्या आप भी एक्साइटेड हैं? तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपको फिर एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए आप बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।